हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विद दिस डायग्राम। सबसे पहले अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर की बात करेंगे, उसमें इनपुट यूनिट आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, आउटपुट यूनिट आता है एंड मेमोरी यूनिट आता है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, और नेक्स्ट लेक्चर में बाद में फिर हम मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says us that the interface that provides a method for transferring binary information between internal storage and external devices is called। आपको बताना है उस इंटरफेस का नाम जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं या बाइनरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हो थ्रू इनपुट डिवाइसेस, ओके, सीपीयू सपोज ये हमारा है और यहाँ से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे ही आप इनपुट देते हो वो किस फॉर्म में होता है? वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है? इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द थिंग्स, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब बाइनरी डेटा प्रोसेस करके आ जाएगा सीपीयू से, उसको वापस से ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? आउटपुट इंटरफेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। सो इसी लिहाज से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अस दैट एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। आपको बताना है मेन मेमोरी में जो हम एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। सिंपली अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, सपोज दिस इज ओवर मेन मेमोरी या रैम जिसको आप बोलते हो। रैम हमारी जो होती है ना, वो बाइट एड्रेसेबल होती है या तो वर्ड एड्रेसेबल होती है। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब हो गया जितनी भी बाइट्स हमारे कंप्यूटर में होती है या रैम में होती है, हर एक बाइट को हमने एक एड्रेस दिया हुआ होता है। एक एड्रेस दिया हुआ होता है, और वो कौन सा एड्रेस होता है? वो होता है फिजिकल एड्रेस। वो होता है फिजिकल एड्रेस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फिजिकल एड्रेस। और ये जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं जनरली हम इनको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जब भी सीपीयू किसी भी डेटा आइटम की डिमांड करता है या किसी भी इंस्ट्रक्शन की डिमांड करता है, ये जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। ये जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस। अब इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमएमयू, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि हेल्प लेता है पेज टेबल की, या अगर हमने सेगमेंटेशन इस्तेमाल किया होगा, ये हेल्प लेता है या तो पेज टेबल का या तो सेगमेंट टेबल का, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मेन मेमोरी में हम कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फिजिकल एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस दैट वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज। आपको बताना है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। क्या वो SISD बेस्ड है, MIMD है, SIMD है या MISD है? सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज SISD। SISD स्टैंड्स फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अब ये क्या चीज होती है, इसको हम किसी और क्लास में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप एब्रिविएशन याद रखोगे। MIMD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा।
इसी हिसाब से अगर आप देखोगे SIMD, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और लास्ट वाली एब्रीवेशन अगर हम देखेंगे MISD, दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डेटा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप एब्रीवेशन याद रखो, और याद रखने की जरूरत है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर SISD को फॉलो करता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 says us that computers do not understand words or numbers the way humans do, and everything is represented by a dash electrical signal। आपको बताना है, आपसे पूछा जा रहा है दैट कंप्यूटर जो हमारे होते हैं वो वर्ड्स या नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं जिस तरीके से ह्यूमंस इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में किसके थ्रू। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बाइनरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ना, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अवर कंप्यूटर्स। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। और ये वाला क्वेश्चन जो है जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 सेज अस दैट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, CPU itself has dash यूनिट्स। आपको बताना है कि CPU में खुद कितने यूनिट्स होते हैं। CPU itself is made up of 3 components और you can say units। So ऑप्शन नंबर B will be the correct answer for question number 5। और कौन कौन सा यूनिट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और हम क्या करते हैं एक मेमोरी यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, हम 3 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं CPU के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 says us that the CPU and memory is located on the dash of a computer। आपको बताना है जो हमारा CPU होता है, प्रोसेसर होता है, या मेमोरी जो हमारी होती है वो किस जगह पे होती है। मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मदरबोर्ड। ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 says us that which of the following register holds the address of the next instruction to be executed। आपको बताना है इनमें से कौन सा रजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करने के लिए। सपोज अगर CPU अभी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसका जो एड्रेस होगा, जो CPU अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, लेट अस से I1 इंस्ट्रक्शन, इसका जो एड्रेस होगा वो हम IR रजिस्टर में सेव करके रखते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव करके रखते हैं। जो इसके बाद CPU इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस हम ऑलरेडी एक रजिस्टर में ला के रखते हैं, दैट इज नोन एज प्रोग्राम काउंटर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये भी सारे के सारे जो ऑप्शंस यहां पे आ रहे हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ओके, DR स्टैंड्स फॉर डेटा रजिस्टर, नेक्स्ट आता है PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर, IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, and AC stands for accumulator। These are all some of the important types of our register that we use in our computers। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, PC, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 says us that which register holds information on its way to and from memory। अगर आपको मेमोरी से कोई भी डेटा लाना होता है CPU के अंदर, तो इस डेटा को आप टेम्परेरी किस चीज में स्टोर करके रखते हो। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर। इसको हम सिंपली बोलते हैं MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है ना, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, हम किस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए जब भी हम मेमोरी से कुछ डेटा लाते हैं, या जब भी हमें वापस से मेमोरी में कुछ डेटा डालना होगा उसको भी हम थोड़ी देर के लिए एक बफर में रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर, और ये भी एक किस्म का रजिस्टर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 says us that an n-bit register has a group of dash
फ्लिप फ्लॉप्स। आपको बताना है कि अगर हमें एक n बिट रजिस्टर बनाना है, सपोज n का वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4, अगर हमें एक 4 बिट रजिस्टर बनाना है तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? So the correct answer for question number 9 will be option A, that is n registers. अगर हमारे पास n बिट रजिस्टर होगा, उसको बनाने के लिए हमने n फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया होगा। अगर हमारे पास 8 बिट रजिस्टर होगा तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 8 फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है। या अगर हमारे पास 4 बिट रजिस्टर होगा, उसको बनाने के लिए हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हमें इतना पता है हर एक फ्लिप फ्लॉप में हम क्या कर पाते हैं? एक बिट को स्टोर कर पाते हैं। जब हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करेंगे, वो क्या बन जाएगा? 4 बिट रजिस्टर बन जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। When entire CPU, both CU and ALU is contained on a single tiny silicon chip, it is known as। आपको बताना है जब सारा का सारा CPU इंक्लूडिंग द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जब हम इसको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे डालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इट बिकम्स अवर माइक्रो प्रोसेसर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अस दैट CISC स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है CISC की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर्स 2 टाइप्स पे बनाते हैं, या तो वो CISC होगा या तो वो RISC होगा। RISC होगा। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ओके, जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करना होता है। समझ में आ रही बात? अगर आप CISC की बात करोगे, जब हम माइक्रो प्रोग्रामड, ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्रोग्रामड कंट्रोल यूनिट में। ओके, और RISC आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं इन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे, या तो वो हार्ड वायर्ड होगा या तो वो माइक्रो प्रोग्रामड होगा। अगर वो माइक्रो प्रोग्रामड होगा तो हम CISC का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो RISC बेस्ड होगा तो ये हम किस में जनरली इस्तेमाल करते हैं? हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में कर लेते हैं। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 सेज अस दैट द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन। आपको बताना है सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज फ्लॉप्स। FLOPS, फ्लॉप्स इज द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब इस फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आगे देखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, या ASCII भी हम इसको बोलते हैं। हमें ASCII की फुल फॉर्म बतानी है। सो द राइट आंसर इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 13। ओके फाइन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD। चलो मैं यहीं पे बता देता हूं, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आप मुझे बताइए, या फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। EBCDIC, एब्सिडिक की फुल फॉर्म क्या है? ये भी मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सारी फुल फॉर्म्स आप अच्छे से याद रखोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 सेज अस दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। FLOPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ
speed of a supercomputer. So the right answer for question number 14 will be option D, that is floating point operations per second. फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, that is floating point operations per second. और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 15 says us that a full adder logic circuit will have, आपको बताना है अगर हम एक फुल एडर को डिजाइन करते हैं, फुल एडर की अगर हम बात करेंगे, इसमें कितने इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट्स होते हैं. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स. इसमें 3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं. समझ में आ रही बात? ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे. एज एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, सपोज मुझे इसको ऐड करना है, मुझे इन 2 नंबर्स को आपस में ऐड करना है, 1 0 0 1, और यहाँ पे दूसरा नंबर आ रहा है 0 1 0 समथिंग लाइक दिस 1. अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है तो सबसे पहला इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 1 और दूसरा क्या आ जाएगा 1. पहली बार जब हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक इनपुट में आ रहा है 1, दूसरे इनपुट में क्या आ रहा है फिर से 1. जब हम इनको ऐड करेंगे 1 + 1 हो गया 2, 2 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 से. ठीक है, तो 0 यहाँ पे रहेगा और कैरी 1 आ जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से कैरी निकला, यहाँ से 2 आउटपुट्स निकले, एक निकला यहाँ से सम जो कि 0 है, और एक क्या निकला यहाँ से कैरी निकला. जो यहाँ से कैरी निकला इसको हम बोलते हैं कैरी आउट, और ये नेक्स्ट बिट में क्या जाएगा, एज कैरी इन जाएगा. ओके, नेक्स्ट बिट में हमें इस मान को भी कंसिडर करना होगा. तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स आ जाएंगे. एक तो ये 1 रहेगा जो कि कैरी इन आया, और इस वाले सीक्वेंस में हमें देखना है कि 2 इनपुट्स क्या आ रहे हैं, 0 एंड 0. इस पैटर्न पे आप इसको याद रख सकते हो. समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो. फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में. डाइजेस्ट रजिस्टर होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. आपको बताना है कि हम किस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जब हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. मैंने आपको ऑलरेडी एक इसी वाले लेक्चर में बताया कि हम एक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हम किस में स्टोर करके रखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. Name the technique used for freeing up the CPU while DESIC operations are in progress. आपको बताना है कि हम देखो सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का. जब भी हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस, या सपोज अगर हमें इनपुट मॉड्यूल की अगर हम बात करेंगे, जब भी इसको कोई भी डेटा मेमोरी में सेव करना होता है, इसको ये सेव करने के लिए किसके साथ डील करना पड़ता है, सीपीयू के साथ डील करना पड़ता है. उसके बाद ये क्या कर सकता है, इस इनपुट को या इस डेटा को सेव कर सकता है कहाँ पे, मेमोरी के अंदर. ओके, अब इस चीज़ से बचने के लिए, सीपीयू को इस चीज़ से फ्री करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं DMA, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. इससे क्या हो जाएगा, सीपीयू अपना कंट्रोल DMA मॉड्यूल को देता है, DMA कंट्रोलर को देता है. वो उसको बोलता है चलो आपको मैं ये परमिशन दे देता हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप इनपुट वाले डिवाइसेस को डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा सकते हो, किसके साथ, मेमोरी यूनिट के साथ. आप मुझे फ्री रखो, मैं तब तक क्या करूँगा, अपने वाले काम, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लूँगा, जो भी मुझे एग्जीक्यूट करना होगा, जिस प्रोसेस को भी मुझे एग्जीक्यूट करना होगा. तो सीपीयू को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं DMA. DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आप देख सकते हो, यहां पे हम सिंपली इनपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने दे रहे हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ आवर सीपीयू. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 18 says us that which part of the computer performs all major calculations and comparisons and also activates and controls the operations of other units of a computer system. आपको बताना है कि हम कंप्यूटर का कौन सा वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं
ठीक है ना, मेजर कैलकुलेशंस के लिए या कंपैरिजन करने के लिए और बाकी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सीपीयू। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन डीएमए वाला क्वेश्चन, ये जो 2018 की 17 में मैथ्स साइंस टीचर का जो पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। Question number 19 says us that the dash unit coordinates and controls the data flow in and out of CPU। आपको बताना है कि कौन सा मॉड्यूल कौन सा यूनिट कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है और कंट्रोल का काम करता है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट। ओके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को हम कभी कभी कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है a printed circuit board that can be installed to enhance the computer's capabilities as by increasing memory and improving graphics is called। आपको बताना है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का नाम जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। लाइक मेमोरी अगर आपको इंक्रीज करनी होगी या अगर आपने अपने ग्राफिक्स कार्ड को इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना, ग्राफिक्स को इंप्रूव करना होगा, तो उसके लिए हम किस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपेंशन बोर्ड। और ये वाला क्वेश्चन भी JKPSI के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज /R ऑपरेटेड बाय द ALU। आपको बताना है कि ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इनमें से कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकता है थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी ये कैलकुलेट कर सकता है और स्क्वायर रूट भी किसी नंबर का ये कैलकुलेट कर सकता है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Let's talk about question number 22. Question number 22 says us that computer data bus is। इस ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में किए हुए हैं जब मैंने आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में क्वेश्चंस करवाए थे। तो कंप्यूटर की जो डेटा बस होती है ये क्या होती है, क्या इज इट मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज बाई डायरेक्शनल। कंप्यूटर की जो डेटा बस होती है इट इज बाई डायरेक्शनल, वाइल एज जो हमारी कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल एंड एड्रेस बस होती है, वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, हाउएवर हमारी डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इन कंप्यूटर्स इज कैरीड आउट बाय। आपको बताना है जब भी हमें कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उसको हमें पहले किस रिप्रेजेंटेशन में लाना पड़ता है, तब जाके आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, जब भी आपको एक सक्सेसफुल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना होगा तो उसके लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली अगर हम देखेंगे एक रिप्रेजेंटेशन हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें एडिशन करना होगा तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन परफेक्टली काम करता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स को साइन मैग्नीट्यूड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना होगा तो कभी कभी हमें रिजल्ट्स गलत मिल जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। Which of the following is a circuit board on which chips and processor are placed? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्किट बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अपनी चिप को डाल देते हैं और अपने प्रोसेसर को डाल देते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मदरबोर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर्स कलेक्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन। आपको बताना है कि इनमें से किस रजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन को कलेक्ट करने के लिए। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशन के रिजल्ट्स को कलेक्ट करके रखना, यानी कि उनको होल्ड करके रखना। ओके, MAR स्टैंड्स फॉर, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, मेमोरी, ये भी एक किस्म का रजिस्टर ही होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
हम बहुत सारे रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है लाइक एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। आपको बताना है हम दो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक हो गया फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन या फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी हो गई जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज रियल इंटीजर्स। ओके, जहां पे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स के साथ हमें डील करना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। द BSA इंस्ट्रक्शन इज, आपको बताना है सिंपली BSA की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ओके, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा, जब भी हम प्रोग्राम सेव करके रखते हैं, सपोज मैंने मेन वाला यहाँ पे फंक्शन डाल दिया है, इसमें मैं दो नंबर्स को आपस में ऐड करवा रहा हूँ, और बीच में मैंने एक ऐड वाली फंक्शन डाल दी है, ऐड वाली फंक्शन डाल दी है जिसको डिफाइन मैंने किसी और जगह पे किया हुआ है। ओके, तो जब ये ऐड फंक्शन हमें देखने को मिलेगा, कंट्रोल इस ऐड फंक्शन से चला जाएगा किस पे? इस वाली जहां पे हमने इसका कोड लिखा हुआ होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वापस से इस वाले एड्रेस पे आना पड़ेगा जहां से हमने जंप किया था कहीं और पे, ठीक है ना। सिंपली अगर आप याद रखोगे, BSA की फुल फॉर्म जो है दैट इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। जैसे आपने ब्रांच किया, इसके बाद आपको दोबारा से वापस कहां पे आना है, उसका एड्रेस आप क्या करके रखते हो? सेव करके रखते हो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट लॉजिक सर्किट विद अ सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स इज अरेंजमेंट ऑफ। आपको बताना है एक ऐसा लॉजिक सर्किट जिसमें हम इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पे वो क्या जनरेट करता है? आउटपुट जनरेट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं, या तो सर्किट सीक्वेंशियल हो सकता है या तो वो कॉम्बिनेशनल हो सकता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। ओके, वाइल एज अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे, यहां पे आउटपुट डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट as well as memory। ओके, यानी कि यहां पे हमारा डेटा एक तो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और प्रीवियस सीक्वेंसेस पे ये डिपेंड करेगा कि प्रीवियसली हमने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उससे रिजल्ट्स क्या आए हुए हैं, उस पे भी ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशनल सर्किट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। Dash is the use of two or more central processing units within a single computer system। आपको बताना है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करेंगे एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या करता है? वो मल्टी प्रोसेसिंग करता है, वो एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। और ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 says us that Dash is the common motherboard interface for personal computer graphics cards, hard disk drive, host adapters, SSDs, Wi-Fi and Ethernet hardware connections। आपको बताना है कि हम किस इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, ठीक है ना, इस पर्पस के लिए, जो भी यहाँ पे चीजें मेंशन करके रखी गई है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 30 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज PCI। PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कनेक्ट कंपोनेंट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट।
PCI एक ऐसा कॉमन मदरबोर्ड इंटरफेस होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में जिसमें हम ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, होस्ट एडाप्टर्स, SSDs, वाईफाई, इथरनेट हार्डवेयर कनेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ओके, अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, ASP स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म्स में यहां पे आपको खाली बताऊंगा, दैट इज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब अगर हम AGP की बात करेंगे, AGP स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, और GUI आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज के लेक्चर में बस हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के भी थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने ज़्यादा देने की कोशिश नहीं की है, ऑल बिकॉज ये काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने बैठ जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ होल क्लास फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप एज इट इज़ थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करोगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम मेमोरी यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।